दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचा है कि यहाँ धरती में या कहें तो भारत में आपका जो घर है उसका एक एड्रेस होता है, आपके घर की एक लोकेशन होती है। पर क्या हमारी धरती की भी ऐसी कोई एड्रेस है? हमारी इस धरती की मिल्की वे गैलेक्सी में क्या लोकेशन है? वैसे तो हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि हमसे XYZ लाइट ईयर्स दूर एक प्लैनेट है जो ABC स्टार के पास एग्जिस्ट करता है। पर इसी तरह से अगर हम लोग मिल्की वे में अपनी अर्थ की लोकेशन ढूंढने की कोशिश करें तो हमारी अर्थ कहाँ पर आती है? कभी ये सोचा है आपने? अरे बताता हूँ इसका जवाब, लेकिन उससे पहले ये सुनो। आपने पैसों की चोरी के बारे में तो सुना ही होगा, बट क्या आपने कभी एक ऐसे गैलेक्सी के बारे में सुना है जो अपने आसपास के गैलेक्सियों को ही चुरा रहा है? वेट, व्हाट? अरे हाँ भाई, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। आज के आस्क कौशिक के इस एपिसोड में हम जानने वाले हैं कई ऐसे सवालों के जवाब जो हम स्पेस लवर्स के दिमाग में उछल कूद मचाता रहता है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए, हेलो गाइस, मैं हूँ कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आस्क कौशिक के इस एपिसोड को। Question number 1. If the universe is 13.8 billion years old, then does it mean that we should not be able to see objects 46 billion light years away? अब जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे कि किसी भी चीज की तस्वीर हम उसके लाइट पार्टिकल्स के थ्रू ही देख पाते हैं, और जो चीज जितनी प्रकाश वर्ष दूर होगी हम लोग उसकी उतनी ही सालों पुरानी तस्वीर देख पाएंगे। जैसे अगर कोई प्लैनेट हमसे 1 लाइट ईयर्स दूर है तो हम लोग उसकी 1 साल पुरानी तस्वीर ही कैद कर पाएंगे। क्योंकि जो लाइट हमारे स्पेस टेलीस्कोप पर पड़ेंगी वह तो अपने ओरिजिन से 1 साल पहले ही रवाना हुई होंगी। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि अगर हमारा ब्रह्मांड 13.8 बिलियन साल पुराना है तो हम लोग ब्रह्मांड में 46 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर की चीजें नहीं देख सकते? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा ये ब्रह्मांड बिग बैंग के बाद से आज तक निरंतर फैलता ही जा रहा है, और इसी से वैज्ञानिक अंदाजा लगाते हैं कि आज के समय में हमारे ब्रह्मांड की रेडियस तकरीबन 46.5 बिलियन लाइट ईयर्स के बराबर होगी। अब अगर हम लोग लाइट पार्टिकल्स के ट्रैवल करने और हमारे उन्हें ऑब्जर्व करने के तरीके में इन दोनों सिचुएशंस को पैरेलल रखें तो ऐसा लगेगा कि 13.8 बिलियन लाइट ईयर्स की रेडियस वाला एरिया ही हमारे लिए एक दायरा है और उसके पार हम कुछ भी नहीं देख सकते। पर रुको, सच्चाई ये बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हमने इस सिचुएशन को ध्यान से एनालाइज ही नहीं किया। जैसा कि हमने बताया था कि ब्रह्मांड हर वक्त फैलता ही जा रहा है और उसके एक्सपेंशन की स्पीड हर मेगापार्सेक की दूरी पर 73.3 ± 2.5 किलोमीटर्स पर सेकंड की होती है, जिसका मतलब कि ब्रह्मांड में कोई भी ऑब्जेक्ट एक जगह पर स्थिर नहीं रहता है और वो हर समय अपनी लोकेशन बदलता ही रहता है, पर उसके लोकेशन से उसके फोटोन्स तो डिस्टर्ब नहीं हो सकते। जिसका मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कभी धरती से 10,000 लाइट ईयर्स दूर थी और आज इसी एक्सपेंशन की वजह से वो ऑब्जेक्ट 10 बिलियन लाइट ईयर्स दूर चला गया है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसके 10,000 प्रकाश वर्ष की दूरी वाले लाइट पार्टिकल्स मिट जाएंगे या फिर खत्म हो जाएंगे, बल्कि वो अंतरिक्ष में लगातार ट्रैवल करते रहेंगे और फिर चाहे वो कितने ही दूर क्यों ना चले जाए, एक ना एक दिन उसके लाइट पार्टिकल्स हमारे किसी स्पेस टेलीस्कोप में कैप्चर कर ही लिए जाएंगे और हम उसकी तस्वीर को कैद कर ही लेंगे। जिसका मतलब हाँ, ये सच है कि हम लोग 40 बिलियन प्रकाश वर्ष की हर एक स्थिति की तस्वीर नहीं देख सकते, पर अगर उसका कोई ऑब्जेक्ट कभी धरती के करीब हुआ करता था तो उस समय की तस्वीर बेशक हमारे पास आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 2. Which is the smallest unit of a matter? दोस्तों, वैसे तो हम लोग हमेशा से सुनते आए हैं कि हर एक चीज मॉलिक्यूल से बनी हुई है और मॉलिक्यूल्स एटम से मिलकर बने होते हैं, पर क्या इससे छोटा और कुछ भी नहीं होता? साल 1897 से पहले दुनिया भर के सभी लोगों को यही लगता था कि एटम किसी भी मैटर की सबसे छोटी इकाई होती है, पर तभी जे थॉमसन ने कहा नहीं और दुनिया के सामने रखा इलेक्ट्रॉन को। फिर समय के साथ साथ 1909 में रदरफोर्ड ने प्रोटॉन को खोजा और 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को।
लेकिन रिसर्चर्स ने अपनी रिसर्च फिर भी बंद नहीं की और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की गहराइयों में झांकने की कोशिश निरंतर करते रहे और कड़ी मेहनत और इसी कोशिश के चलते फिजिसिस्ट म्यूरे गेलमैन और जॉर्ज ज़्विग ने साल 1964 में अपने इंडिपेंडेंट रिसर्च के दौरान फिजिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स में से एक की खोज की और उन्होंने पता लगाया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी भी मैटर की सबसे छोटी इकाई नहीं है, बल्कि यह तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी किसी चीज से बने होते हैं और इन तीनों के बिल्डिंग ब्लॉक्स को नाम दिया गया क्वार्क्स का। बट वेट, यहाँ तक तो आप में से कई लोग जानते ही होंगे, पर इसके आगे भी एक ऐसी यूनिट होती है जो क्वार्क से भी छोटी होती है और उसी से मिलकर क्वार्क सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम्स वगैरह सब कुछ बने होते हैं और इसी स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर को नाम दिया गया है स्ट्रिंग्स का। अभी तक हम लोगों ने जितनी भी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर को इमेजिन किया था उनमें से ज्यादातर सभी सर्कुलर शेप में हुआ करते थे, बट एक स्ट्रिंग इकलौता ऐसा बिल्डिंग ब्लॉक है जिसको मैजिकल लीनियर शेप में इमेजिन किया जाता है। स्ट्रिंग थियरी को ज्यादातर केसेस में क्वांटम फिजिक्स का एक पार्ट माना जाता है, बट स्टिल एक स्ट्रिंग कैसा होता है इसके बारे में हमें बहुत ज्यादा जानकारियां नहीं है। ऐसा माना जाता है कि स्ट्रिंग किसी भी शेप में हो सकती है और अगर हम लोग स्ट्रिंग्स के स्ट्रक्चर और उसकी हर एक डिटेल को बारीकी से समझ गए तो मैटर को लेकर हमारे 90% डाउट सॉल्व हो सकते हैं। अनऑब्जर्वेशन में इलेक्ट्रॉन्स वेव का फंक्शन क्यों शो करता है, पार्टिकल का क्यों नहीं, और भी ना जाने ऐसी कितनी कॉम्प्लिकेशंस क्वांटम फिजिक्स में छिपी हुई है जिनको लेकर हमने थियरीज तो पेश कर दी है और उनके जवाब अभी जानने बाकी है। और अगर हम लोग इसी स्ट्रिंग की मिस्ट्री को सॉल्व कर लेंगे तो इस सदी की सबसे बड़ी खोज हमारी मुट्ठी में होगी। क्वेश्चन नंबर 3, वाज द बिग बैंग द बर्थ ऑफ स्पेस एंड टाइम? दोस्तों, हम लोग अपने बचपन से लेकर आज तक ब्रह्मांड की उत्पत्ति को कुछ इसी तरह से इमेजिन करते आए हैं जैसे बिग बैंग का एक बड़ा सा धमाका हमारे ब्रह्मांड का आरंभ था। पर 1990 से 2010 के बीच में की गई कुछ स्टडीज के हिसाब से तो यह बातें पॉइंटलेस है। एस्ट्रोफिजिसिस्ट, क्वांटम फिजिसिस्ट और स्पेस साइंटिस्ट की कुछ टीम ने एक बार इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश की कि क्या सच में बिग बैंग रूपी महाविस्फोट हमारे यूनिवर्स की शुरुआत थी, और लगभग 20 साल तक चली इस रिसर्च का रिजल्ट हैरान कर देने वाला था। उस रिसर्च में यह जिक्र किया गया कि ऐसा नहीं है कि बिग बैंग से पहले ब्रह्मांड था ही नहीं या फिर ब्रह्मांड में कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता था, बल्कि हजारों डेटा फाइल्स रीडिंग से गुजरने के बाद उन्होंने यह पाया कि ब्रह्मांड में मैटर तो आज से 15 से 16 बिलियन साल पहले ही अस्तित्व में था। तो फिर बिग बैंग का मतलब आखिर था क्या? ये सवाल पूछे जाने पर वैज्ञानिकों की उसी टीम ने यह थियरी दी कि यह यूनिवर्स हमेशा से अस्तित्व में था, लेकिन बिग बैंग के होने के बाद इसमें ना सिर्फ मैटर की काफी मात्रा जुड़ गई बल्कि ब्रह्मांड में फैलाव की शुरुआत भी बिग बैंग के कारण ही हुई थी। उससे पहले यहाँ पर सब कुछ स्थिर हुआ करता था और कोई भी कॉस्मिक एंटिटी एक दूसरे से दूर या पास नहीं जाया करती थी। अब कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या उससे पहले ग्रेविटी भी नहीं हुआ करती थी? तो मेरे भाई, अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो स्पेस में स्थिरता कैसे बनी रहेगी? आसान भाषा में इस रिसर्च का कंक्लूजन ये निकला कि बिग बैंग ओरिजिनेशन ऑफ द यूनिवर्स नहीं था, बल्कि ये ओरिजिनेटिंग इवेंट फॉर द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स थी, जिसने ना सिर्फ यूनिवर्स का एक्सपेंशन शुरू कर दिया बल्कि उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ कॉस्मिक मैटर भी अपने एक्सप्लोजन के थ्रू डिपॉजिट किया। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रह्मांड की सबसे अजीबोगरीब और मिस्टीरियस गैलेक्सी कौन सी है? इसके जवाब में तो मैंने आपको काफी सारे गैलेक्सीज के नाम ऑलरेडी ही बताए हैं, जैसे कि रिंग गैलेक्सी या होग्स ऑब्जेक्ट या फिर ये स्क्वायर गैलेक्सी जिसका नाम है लेडा 074886। अब इन सब के बारे में तो हम ऑलरेडी ही जानते हैं, तो इनको साइड करते हैं और बात करते हैं एक चोर गैलेक्सी की जो दूसरे गैलेक्सियों को चुरा रहा है और बिल्कुल लंदन के द ब्रिटिश म्यूजियम की तरह सारा माल चुराकर अपने आप को चमकदार और चकाचौंध दिखाता है। मैं बात कर रहा हूँ धरती से 12.5 बिलियन लाइट ईयर्स दूर एक्वेरियस कॉन्स्टेलेशन में बसे इस गैलेक्सी की, जिसका नाम है W22460526। अब जैसा कि इसके डिस्टेंस से ही हमें ये पता चल रहा है कि ये गैलेक्सी उस समय की है जब हमारा सूरज भी नहीं बना था,
बट वैज्ञानिक ये बताते हैं कि ये गैलेक्सी हमारे सूरज से 350 ट्रिलियन टाइम ज्यादा चमकदार है और हमारी मिल्की वे के कंपैरिजन में 10,000 गुना ज्यादा एनर्जी को रिलीज करता है। पर इस चकाचौंध के पीछे की सच्चाई ये है कि ये एक ही वक्त पे अपने नेबरहुड में प्रेजेंट 3 गैलेक्सी से सारा माल चुरा रहा है, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हो। इस इवेंट को गैलेक्टिक कैनिबलिज्म कहते हैं। अब वैसे तो ऐसे कई इवेंट्स हमने पहले भी देखे थे, बट साइंटिस्ट का ये कहना है कि ये एकमात्र ऐसी खोज है जहां हमने किसी एक गैलेक्सी को एक ही टाइम पे एक से ज्यादा गैलेक्सीज को खाते हुए देखा। अब इसे देखने के बाद मेरे मुंह से निकल रहा है, कमाल है यार। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ आवर सोलर सिस्टम इन मिल्की वे? ये वो सवाल था जिसने मेरी रातों की नींद उड़ा दी थी। और सच बताओ तो मैंने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं था कि हम लोगों के सौर मंडल की हमारी गैलेक्सी में ही क्या लोकेशन होगी। और मुझे पता है कि आपके दिमाग में भी इस सवाल ने उछल कूद जरूर मचाया होगा। तो चलिए अब इस सवाल का जवाब जानते हैं। दोस्तों, हमारी मिल्की वे एक स्पाइरल गैलेक्सी है जिसके 4 मेन स्पाइरल आर्म्स और कई माइनर आर्म्स हैं। हमारा सूरज उन्हीं माइनर आर्म्स में से एक माइनर आर्म ओरायन स्पर का हिस्सा है। अब जाहिर सी बात है कि अगर सूरज उस जगह का हिस्सा है तो हमारी धरती भी उसी एरिया में आएगी। और ये ओरायन स्पर और हमारी लोकेशन मिल्की वे के गैलेक्टिक सेंटर से 27,000 प्रकाश वर्ष दूर के रेडियस में है। अब अगर इसे एक साथ बताया जाए तो हम गैलेक्टिक सेंटर से 27,000 लाइट ईयर्स दूर ओरायन आर्म के एक इनर एज में मौजूद है। तो दोस्तों, ये था मिल्की वे गैलेक्सी में हमारे धरती का एड्रेस। अब आपने भी इस एड्रेस को जान लिया, तो इसी के साथ ये थे आज के कुछ खास और बेहतरीन सवाल जो हमारे दिमाग में हमेशा उछल कूद मचाते हैं। लेकिन आज मैंने उन सवालों का जवाब देकर आपके मन को शांत किया। बट मुझे पता है कि आपके दिमाग में ऐसे और भी सवाल होंगे, तो बस खुल जाओ। या कोई अपना एजुकेशन सिस्टम थोड़ी ना है जो रिजर्व रहेगा, तू खुल जाओ और अपने सवालों की बरसात कमेंट सेक्शन में कर दो। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं खत्म होता है। उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया चीज सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।